Am I audible guys? चलो अभी हेडिंग डालिएगा बेटा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। और अभी तो हम लोगों ने बड़े सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर्स बनाए। बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको ये आइडिया देता है, जैसे आपने अभी H2 के लिए बनाया है ना, तो आपने कैसा बनाया, ये बना दिया HF में ये बॉन्ड पेयर आपने दिखाया, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा और यहाँ क्या हो जाएंगे बेटा, ठीक। अब O2 के लिए भी हम लोगों ने बनाया इस तरह से, और यहां पर क्या दिखाया बेटा, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स था आउटर मोस्ट, ये आपका दिखा दिया आपने। नाइट्रोजन का इसी तरह से हमने दिखाया, राइट, ये, और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल केसेस है, सिंपल केसेस है। इनसे थोड़ा डिफिकल्ट केसेस करेंगे, फिर एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाले भी करेंगे, जहां पर लोएस्ट भी मना करता है मत ड्रॉ करो मेरा स्ट्रक्चर, वहां भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग लेकिन जो उसने कहे हैं वो वाले ड्रॉ करेंगे, इनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स वे में, बट वो भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी में। सबसे पहले तो इसके लिए एक नोट लिखो बेटा, एक नोट लिखिएगा, ये कॉपी बाद में कर सकते हो, लिखिएगा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स a picture of bonding, a picture of bonding in molecules, picture of bonding in molecules and ions, picture of bonding in molecules and ions in terms of shared pair of electrons, शेयर्ड पेयर्स जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बॉन्ड पेयर्स, शेयर्ड पेयर को ही हम लोग बॉन्ड पेयर, या इसके बेस से आप इसको बोल सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। शेयर्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स क्या है बेटा, जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं, लोन पेयर्स, एंड द ऑक्टेट रूल, shared pairs, unshared pairs, and the octet rule. It provides the distribution of valence electrons. It provides the distribution of valence electrons of various atoms in a molecule in the form of bond pairs and lone pairs, in the form of bond pairs and lone pairs. और एक चीज आप क्लियरली हाईलाइटेड वे में लिख लो कि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इट डज नॉट टेल अबाउट द शेप। तो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा, उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर जरूर बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। गलती से भी ये नहीं कि शेप आप आया तो आपने वैसा डिजाइन बना दिया जो इसमें से निकल रहा, वो केवल बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको देगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप लिखिएगा हाउ डू वी ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाउ डू वी ड्रॉ, इसी तरह से हेडिंग डालकर रखिएगा, हाउ डू वी ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। और एक बात याद रखना पड़ा, ये कोई बहुत
स्टैंडर्ड वे नहीं है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा बुक्स में अलग अलग स्टाइल से लिखा हुआ मिले। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं लगभग जिससे आप आराम से ड्रॉ कर लोगे जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो 3 चीजों को निकालने की जरूरत पड़ती है अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहला आप लिखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है बेटा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको बॉन्ड्स को अगर कनेक्ट करना है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो पता ही होने चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा जो आपको पता चलना चाहिए, जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तुमने देखा होगा चाहे आप F2 ले लो, चाहे आप N2 ले लो, O2 ले लो, सब में आपको 2 चीजें दिखानी पड़ रही थी, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर। अगर वो दिखा दिया वही आपका हो गया क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तीसरी चीज जो अभी तक पिक्चर में नहीं आई और जिसकी वजह से चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं वो है फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब ये 3 चीजें निकालने के लिए हमको 2 नंबर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ये आपने कॉपी कर लिया बेटा? हाँ, अब आप देखो मैं 2 नंबर्स यहां लिख रहा हूं। मैं लेफ्ट दो ऐसा करता हूं, एक साइड में एग्जाम्पल चूज कर लेता हूं और एक साइड में रूल्स लिखते जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर आपको लिखा फाइंड आउट N1 and N2 for the given molecule or ion. Find out N1 and N2 for the given molecule or ion. ठीक है। अब ये N1 क्या है उसको नीचे लिख देते हैं। N1 है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली प्रेजेंट। जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल या आयन बनाया है, सबका मिलाकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ठीक। दूसरा N2 क्या है? N2 है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी फॉर ईच एटम, एवरी एटम। होता है ना, हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं भाई कि भाई मान लीजिए कि आपको कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, फ्लैट की कीमत पता कर ली हम लोगों ने और फिर अपना पैसा जोड़ रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये इस बैंक पे उतना पैसा है, इधर इतना पैसा है, दोस्तों से इतना ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो हिसाब किताब लगाना है और कुछ नहीं करना है बेटा, कि आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने केस कंसीडर किया NO3 माइनस का, ये आयन है, ऐसा ही दिया है, तुम्हें नहीं पता है कि माइनस चार्ज O पे है, तुम्हें नहीं पता है कि माइनस चार्ज N पे है, कुछ आइडिया नहीं है। NO3 माइनस का आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले N1 निकालो। N1 क्या होगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6 इंटू 3 हो जाएगा, एम आई करेक्ट? yes. और माइनस चार्ज का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो ये नंबर कितना हुआ? 24। तो हम लोग यहाँ N1 को चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, और वहां पर क्या लिखेंगे, जो भी आपके प्लस माइनस, यहां पर प्लस आएगा जो चार्ज ऊपर है, अगर चार्ज क्या हो नेगेटिव
और माइनस आएगा जो भी चार्ज है अगर चार्ज पॉजिटिव हो। क्या आप समझ पाए मैंने क्या लिख दिया? है ना, क्योंकि ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, अपनी स्टाइल से हम लोग लिख रहे हैं, बस ऐसा है। तो ये हमको पता चल गया N1 की वैल्यू। अब N2 क्या होगा? N2 तो आप स्टैंडर्ड तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो। मान लीजिए कि कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर हाइड्रोजन होता, तो वो तो डबलेट वाला केस है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मान लीजिए कि उस नंबर ऑफ H एटम्स कितने भी हो, हर किसी को 2 चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए होगा, प्लस बाकी सबको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8। तो 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? N2 का। तो यहां पर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0। भले ही नहीं है हाइड्रोजन, लेकिन फॉर्मूला लिखने का स्टाइल तो अपना वही रखना चाहिए ना, भूल गए कभी। इंटू क्या कर देंगे? 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 8। क्या बात समझ में आई? 32 कैसे आया? ठीक है, तो आपको N1 पता चल गया, आपको N2 पता चल गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके बाद जो है सीधे ये फॉर्मूलास लगा दो। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मूला होगा N2 माइनस N1 बाई 2, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स का फॉर्मूला होगा, ये चीज आप इस तरफ लिखना, नंबर ऑफ लोन पेयर्स का फॉर्मूला होगा 2N1 माइनस N2 बाई 2। पहले तुम फॉर्मूला लिख लो, पहले तुम फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला यूज करके कोवेलेंट बॉन्ड्स और लोन पेयर्स निकाल लो। फिर मैं तुम्हें क्विक वे में बताता हूं कि बिना फॉर्मूले के कैसे आंसर्स निकालने। पहले नोट डाउन कर लो बेटा जितनी भी चीजें हैं। लिख लिया बेटा? निकाल लिया? अब ये फॉर्मूला से आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स निकाल लिए, ये सब मैं मिटा देता हूं इधर। अब देखिए, वो सब आप अपने पॉकेट पर रखिए जो आपके पास है। अब क्विक वे में आप ऐसे सोचो कि 24 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास बैलेंस के, ठीक है ना? चाहिए उसको कितने बेटा? 34। तो ऐसे सेपरेटली तो आ नहीं सकता, कैसे वो इसको अचीव करेगा? तो हम उसको बोलते हैं बाय शेयरिंग। आप इसको ऐसे सोचो, 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 32 रिक्वायर्ड, कितना कम पड़ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? 8 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ा, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से आएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से आ रहे हैं, इसका मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होंगे? 4। इज इट क्लियर? बिकॉज एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये आप माइंड में इस तरह से रखना। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तुरंत निकालने के लिए आप क्या बोलोगे? 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 32 रिक्वायर्ड, 8 कम पड़ा, 8 बाई 2 इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज 4। क्लियर है? अब दूसरा देखो, दूसरा स्टाइल नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ लोन पेयर्स के लिए 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, आप भूल जाओ 32 के बारे में। 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द बॉन्डिंग, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स वहीं से तो लाओगे ना 24 में से। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। बताइए कितने बच गए? 16। 16 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर कितना होगा? उसका आधा, 8। क्या यही आंसर्स है आपके पास? समझ गए? तो फॉर्मूला ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हो
कि पहली चीज 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 32 रिक्वायर्ड थे, 8 कम पड़ रहे थे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 8 वर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, 16 बच गए, 16 by 2 विल बी 8 लोन पेयर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आती है कि आपने निकाल तो लिए कोवेलेंट बॉन्ड्स और लोन पेयर, इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये पता करना कि आपका सेंट्रल एटम कौन है। क्योंकि जब कोई चीज बनती है तो एक कोई सेंटर पे आता है, फिर उसके सराउंडिंग में चीजें इकट्ठा होती है, इसी तरह से तो वो ग्रो करता है। तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ही बनता है, राइट। तो हमें सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है। तो आप चुपके से यहां लिख लो, सेंट्रल एटम यूजुअली क्या होता है, लिखिएगा, यूजुअली less electronegative atom is taken as the central atom. Usually less electronegative atom is taken as the central atom. जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप किसको सेंट्रल एटम लोगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि आपके पास SO4 2- दिया होता, किसको सेंट्रल एटम ले लेते बेटा, है ना? इस तरह से CO3 2- दिया हुआ है, किसको सेंट्रल एटम लोगे, CO2 दिया है, कार्बन को लोगे, है ना? जो भी इस तरह से एग्जांपल्स आपके निकल के आएंगे, आपको सेंट्रल एटम आसानी से पता चल जाएगा। अभी हम छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, बड़े एग्जांपल जब आएंगे, जैसे ऑक्सी एसिड्स आ गया, H2SO4 आ गया, है ना, तो उसमें किसको कैसे सेंट्रल एटम, तो ये आपको हेल्प करेगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला केस आपने सेंट्रल एटम ले लिया, ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली एक बात ये है बेटा कि F सेंट्रल एटम नहीं बनता कभी, ये क्लियरली हाईलाइट कर लो कि F सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, ठीक है, F सेंट्रल एटम नहीं बनता। और H भी मोस्टली सेंट्रल एटम नहीं बनता, कुछ केसेस हैं, ब्रिज कंपाउंड्स इसके होते हैं, B2H6 बनाना बॉन्ड, अब आगे चल के पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, तो वहां वो सब छोड़ दें तो फिर ये सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, ये आपने हाईलाइट कर लिया। अब आते हैं बैक टू दिस जो हम पढ़ रहे थे, सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा यहां पर, नाइट्रोजन। तो आप नाइट्रोजन ऐसे रखो और उसके चारों तरफ जो भी जितने भी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, आपने 3 ऑक्सीजन ऐसे रख दिए, कोई प्रॉब्लम? आप सोचिए यहां पर 3 साइड्स ही है और कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 4, बड़ी नाइंसाफी है, 3 ही तो सेट है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब किसी एक को तो फायदा हो जाएगा, 2 बॉन्ड्स उसको देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 बॉन्ड्स दे देते हैं, इसको एक। कोई प्रॉब्लम बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने में? तो आप यहां ये चीज हमने अभी क्या किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, या आप ऐसे लिख दो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो हमने सेंट्रल एटम बनाया, एक स्केलेटन तैयार किया, बेसिकली एक स्केलेटन तैयार किया, और स्केलेटन तैयार करने के लिए आपको सेंट्रल एटम की जरूरत थी, हमने सेंट्रल एटम पहले पता कर लिया, फिर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी आपके पास बॉन्ड पेयर जो थे वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आते हैं लोन पेयर की बारी। अब तुम इसको बस पॉकेट में रखो और उसकी तरफ देखो ही नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका आपको समझा रहा हूं, उधर देखो ही नहीं, उसको बाद में चेक करना। इट्स लाइक कि तुमने अपनी जरूरत के हिसाब से खर्चे कर डाले, फिर पॉकेट चेक की पैसे कितने थे। अगर आप समझ रहे हो ना कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी पॉकेट से मैच करनी चाहिए, ठीक है, तो कैसे मैच करेगी वो देखो, हर एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए, 8 चाहिए था, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो बस तुम दिमाग में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखो और भूल जाओ कि उधर क्या दिया। मिसमैच हुआ तो या तो लुईस गलत था या तुम गलत थे, या वो फेल हो जाएगा या तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है। और यहां पर देखो, जैसे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से मिल रहे हैं, ये क्लियर है, इस ऑक्सीजन को। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसका मतलब उसको 6, तो हम लोग यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 लोन पेयर्स बना देंगे, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
नहीं, इधर वाले को देखो बेटा, बॉन्ड पेयर दो मिल गए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर से मिल गए, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से मिल गए, 3 इसको भी दे दिए, इसको कितने लोन पेयर दोगे? 2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड से मिल गए, 4 और चाहिए, इसका मतलब 2। अब नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वहीं से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स वहीं से मिल गए। हाउ मेनी लोन पेयर्स विल यू गिव टू नाइट्रोजन? 0। सबको क्लियर है? Yes, sir. ये हमने अपने दिमाग से किया। अब देखते हैं पॉकेट में कितने लोन पेयर थे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट आया। ये मैचिंग होनी है, जब ये होगा तभी तुम पास करोगे, या लुइस फेल होना चाहिए, तुम नहीं फेल होने चाहिए, समझ गए? तो लुइस फेल होगा, उसको भी बताएंगे हम लोग। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर हो गया। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तीसरा आता है फॉर्मल चार्ज, बस वो रख दिया तो समझ लो सॉल्व हो गया, मतलब आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये कंप्लीट नहीं है, हमें फॉर्मल चार्जेस बनाने। सबने इतना कॉपी कर रखा है? Yes, sir. अब आप देखो कैसे फॉर्मल चार्जेस बनाते हैं या निकालते हैं। तो सबसे पहले तो लिखो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज लिखिएगा, इट इज द कैलकुलेटेड चार्ज, फॉर्मल चार्ज बता रहा हूं बेटा, इट इज द कैलकुलेटेड चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। कैलकुलेटेड चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन अ मॉलिक्यूल। और फिर यही लिख देना, summation of all formal charges या summation of formal charges of atoms is equal to charge on the molecule, is equal to charge on the molecule. Summation of formal charges यानी सारे फॉर्मल चार्जेस को अगर ऐड कर दो एटम्स के तो आपको चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब आप देखो सामने फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इट्स लाइक कि तुम्हारे पॉकेट पे 5 रुपए थे, खर्च तुम्हें 6 रुपए कर दिए, -1 आ गया ना तुम्हारे पास, राइट ना? तुम्हारे पास 5 रुपए थे, 4 रुपए खर्च कर दिए, +1 आ गया। ये तरीका है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आप देखो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग, बिफोर एंड आफ्टर। वो आती ना फोटोग्राफ्स कई बार, बिफोर एंड आफ्टर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। तो ये कैसे निकालेंगे? ये तो ग्रुप नंबर होता है बेटा, पुराना वाला स्टाइल था ना, 3A 4A 5A 6A, याद है? वही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, वही उसके ग्रुप नंबर को इंडिकेट करेगा। तो पुराना ये स्टाइल आप ये पीरियोडिक टेबल ऐसा बना लिया और यहां पर लिख दिया 3 4, 3A था एक्चुअली, 4 5A 6A 7A, है ना? ये इस तरह से आपने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमारे केस में ये था NO3 माइनस, याद है मॉलिक्यूल? तो Yes. तो अच्छा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बता दिया, ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग क्या होगा? बड़ा सिंपल है, आफ्टर बॉन्डिंग जितने भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जिनको आप बोलोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्ड, ये। और ये क्या था? ग्रुप नंबर। अब आप ध्यान से देखो, इधर चार्ज में निकाल कर दिखा रहा हूं अभी क्विक वे में, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन, इसका बिफोर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस में? समझ में आ रहा है बड़ा? Yes, sir. वहां से पता चल रहा है ना? आप यहां पर लिख सकते हो, बोरॉन है, यहां पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सब पता है आपको। 6 आफ्टर बॉन्डिंग बता सकते हो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये स्टाइल लिखा हुआ है,
नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन तुम पिक करोगे किससे? बॉन्ड से। कितना हो गया? तो बताइए फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन पे? -1। इसका फॉर्मल चार्ज बताओ। ये भी -1 आएगा। ऑक्सीजन का बताओ, इसका 0, क्योंकि 6 - 6 निकला इस बार, है ना। 6 ग्रुप नंबर है, -6 क्यों किया? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन पे बताओ बेटा। +1। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्डिंग तो 5 लिखोगे, ग्रुप नंबर है, और लोन पेयर तो कोई है नहीं, इसलिए हर एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड्स बना रहा था, 4 लिखा और +1 आ गया। क्या बात समझ में आई बेटा? ये अब तुम इसको, इस डिजाइन को यहां ड्रॉ कर दो अलग से। कैसे? आप लिखोगे N और यहां पर आपका ऑक्सीजन, और इस तरह से आपने 3 लोन पेयर दिखाया, फिर ऑक्सीजन, यहां पर 3 लोन पेयर दिखाया, फिर यहां पर डबल बॉन्ड दिखाया। बॉन्ड पेयर दिखा सकते हो, कोई नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। ये यहां -1, यहां -1, यहां +1। क्या बात समझ में आई? अब तुम ध्यान से देखो, समेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस कितना निकल रहा है? -1। इसीलिए तो NO3 माइनस है। अभी कोई बच्चा बोले सर ये माइनस कहां पर है, बताइए आप, ऑक्सीजन पे कि नाइट्रोजन पे? ऐसे नहीं बताया जाता है, वो तो मॉलिक्यूल का है चार्ज, राइट ना। फॉर्मल चार्जेस बनाने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब क्लैरिटी आपको मिलेगी कि किस पे कितना चार्ज है। इज दिस पॉइंट क्लियर? और जिनको मान लो कम आता है वो ऐसा बना देते हैं, NO डबल बॉन्ड और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर माइनस ऐसे रख देंगे। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि -O पे है कि N पे है। इज माय पॉइंट क्लियर? लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। ये भी ड्रॉ कर लो, फिर आई विल टेक मोर एग्जांपल्स। Don't worry, I'll take more examples. अब एग्जाम्पल लेते ही तुम और समझ जाओगे। सब बहुत आसान है बेटा, ये सब। एक दूसरे की हेल्प भी करिए बेटा, हाँ, सो दैट कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा, आप दोबारा देख लेना ये सब चीजें। यस बेटा, आर यू सेइंग समथिंग? यस, यहाँ पे डाउट है सर। बोलो ना। सर जो नाइट्रोजन है उसके अंदर बिफोर बॉन्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। आफ्टर बॉन्डिंग 4 है, तो फिर डाउट ये कि सर 1 इलेक्ट्रॉन गया किधर? ये 1 इलेक्ट्रॉन गया नहीं है बेटा, ये केवल तुम्हारा नजरिया है कि उसको कैसे देख रहे हो। ये बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के बाद तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग के बाद तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तुम तो बच्चों वाली कहानी नहीं ऐसे कहते हो कि ये ऐसे किया, बोला 10 9 8 7 6 राइट ना।
काउंटिंग याद है इस तरह से कहते 10 फिंगर 11 फिंगर्स बोलेंगे 6 और 5 कितने हो गए 11 एक कहां से एक्स्ट्रा आ गया एग्जाम्पल कैसा लगा मेरा है ना तो ये तुम बच्चों वाली खेल खेल रहे हो बेटा तो हम लोग जो फॉर्मल चार्जेस निकाल रहे हैं वो केवल ये दिखाते हुए निकाल रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअली नाइट्रोजन को इस टाइम पे देखें तो उसके पास अपना कितना बचा है शेयरिंग में चीजें गई इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में चले गए अब उसके पास अपना कितना बचेगा तो बॉन्ड वाइज उसका एक एक बचेगा इसलिए 4 उसको मिल रहा है यानी कि उसको नुकसान हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में जाने की वजह से बट ओवरऑल फायदा हो रहा है ओवरऑल देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं लेकिन वो शेयरिंग वाले हैं आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो है ना कि भाई तुम्हारे पास एक ऑटो रिक्शा था जिसमें 2 पहिए लगे थे एक पहिए की तुम्हारे पास कमी थी कोई एक बंदा आया बोला मेरे पास एक व्हील है तो बस तुमने उसका व्हील लिया अपना ऑटो रिक्शा में उसको भी बैठा ला अब दोनों लोग ऑटो रिक्शा शेयर करते हो ठीक है तो तुम्हारा ओवरऑल तो तुम्हारा भी फायदा हुआ उसका भी हुआ लेकिन अगर तुम इंडिविजुअली देखोगे तो तुम्हारा नुकसान हुआ है क्योंकि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो ठीक है तो यहां पर आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो आपको +1 चार्ज दिखाई दे रहा है ओवरऑल तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लियर चलो अब इसमें एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर लिखिएगा SO42 ठीक है SO42 तो बताइए N1 की वैल्यू कितनी होगी फटाफट N1 की वैल्यू सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन 6 कितना आया इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हमने क्योंकि -2 था ये वैल्यू कितनी आई बेटा 32 N2 की वैल्यू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी हाँ हर किसी को 8 चाहिए 40 चाहिए इसका मतलब तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे 40 - 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 4 और लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स थे 8 बॉन्डिंग में चले गए 8 बॉन्डिंग में चले गए कितने बचे 8 बॉन्डिंग में चले गए 12 लोन पेयर हो गए सबको क्लियर है लोन पेयर वगैरह कैसे निकालें बाकी मैंने फॉर्मूला दे दिया अगर आपको लगे कि ये वाला नहीं मेरे को फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला आपके पास है आप इसको यूज करिए आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो सेंट्रल आटम किसको लोगे सल्फर को तो बस यहां एस रखा यहां आपने चारों तरफ ओ डाल दिया 4 कोवेलेंट बॉन्ड और 4 आपके इस तरह से पेयर यहां पर दिखाई दे रहे हैं एटॉमिक पेयर तो यहां पर आपने 4 इस तरह से डाल दिए अब मैंने क्या बोला लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोन पेयर की तरफ देखो ही नहीं अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर देखो बैंक में कितने लोन पेयर्स थे तो ऑक्सीजन पे यहां पर एक बॉन्ड पेयर मिल रहा है इसका मतलब आप 3 लोन पेयर दे दो यहां पर एक बॉन्ड पेयर मिल रहा है 3 दे दिया लोन पेयर यहां एक बॉन्ड पेयर मिल रहा है 3 दे दिया मैंने यहां पर एक बॉन्ड पेयर मिल रहा है 3 मैंने दे दिया क्लियर है बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब आप क्या करोगे फॉर्मल चार्जेस अच्छा काउंट कर लो यार कहीं गलती ना हो गई हो तो आपने देखा 1 2 3 यहां पर 3 सल्फर पे नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके पास 8 कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है ये चीज क्लियर करना अपने माइंड में तो यहां पर आपके 3 3 3 3 यानी 12 परफेक्ट हो गया बेटा फॉर्मल चार्जेस देखो अब तो तुमको रट जाएंगी चीजें 6 - 7 यानी -1 आएगा इस पे भी -1 इस पे भी -1 इस पे भी -1 सल्फर पे कितना आएगा बेटा 6 और अभी 4 बॉन्ड्स हैं खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इसको अगर सेपरेट करेंगे तो मिलेंगे यानी +2 क्या बात समझ में आई बेटा ये तो अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहता समेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस पक्का +2 -2 आना चाहिए जो कि परफेक्टली आ रहा है अब यहां पर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये बस ऐसा दिखा दिया -1 यहां पर भी -1 यहां पर भी -1 यहां पर भी
-1 और यहां पर +2। ये आपका है। या फिर आप दूसरे वाले स्टाइल से ऐसे बनाना चाहते हो तो आप याद करो, मैंने ऐसा दिखाया था, है ना। हो गया। चलो अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CO3 2- का। CO3 2- का। CO3 2- के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले N1 की वैल्यू निकाल लेंगे। N1 कितना हो जाएगा बेटा? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 थे, ऑक्सीजन 6 थे, 18 और 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिए तो ये हो गया 24। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 0 + 4 है ना, तो 8 × 4 हो जाएगा 32। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए बेटा? 32 - 24 8 यानी 4 हो गया। और लोन पेयर्स कितने आ गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 8 यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, यानी कितने बच गए आपके? 16/2 मतलब 8। क्लियर है इतना? अब सेंट्रल एटम ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप यहां पर O और O आपने दिखा दिया, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया कोवेलेंट बॉन्ड का। उसके बाद मैंने बोला है लोन पेयर अपनी मर्जी से डाल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा मैंने एक कम कर दिया, यहाँ पर एक ऐसा दिखाएंगे ना, 4 दिखाने थे, ये हो गया है ना। उसके बाद अब तो ऐसे भी याद हो गया होगा, यहाँ पर आप देखो 6 - 7 पक्का आएगा, तो यहाँ माइनस ही आने वाला है, यहाँ भी माइनस आने वाला है। और कहीं 4 जाएगा क्या? इस पे 4 थे और 4 ही आ रहे, बाद में भी 0 आएगा, इस पे भी 0 है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जो 2- है वो एक्चुअली में -1 - 1 करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये CO3 2- हो गया। हो गया बेटा? एक मैं दिखाता हूं CN-। अब CN- जब मैं कंपाउंड देता हूं, मतलब आयन देता हूं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और लोग अपनी मर्जी से जब ड्रॉ करते हैं ना, तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये माइनस मुझे कहां रखना है, कार्बन पे रखना है या फिर नाइट्रोजन पे रखना है। तो ध्यान से देखो, CN- दिया हुआ है, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, तो N1 की वैल्यू सबसे पहले 4 प्लस कितना हो जाएगा? ये 5 और +1 कितना आया? 10। N2 की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 16। तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बर्थ 16 रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा 3। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बर्थ 6 हैव बीन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, कितने बच गए? 4 4 मतलब क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अब आप इसमें क्या करोगे? सेंट्रल एटम कार्बन एक ही है, बगल में डाल दो। अब यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है और ये एटॉमिक पेयर का जो सेट है वो एक ही है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स यूज करने पड़ेंगे बेटा, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां सीधे ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, राइट। उसके बाद मैंने बोला लोन पेयर आप बिंदास तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो नाइट्रोजन को यहां से 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, यानी हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और दे देंगे इसको, यानी लोन पेयर दे देंगे। कार्बन को भी सेम मैनर में यहां लोन पेयर दे देंगे, ठीक। उसके बाद फॉर्मल चार्जेस की बारी आई। अब नाइट्रोजन पे देख, ध्यान से देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, अभी कितने हैं? 5 है ना। आफ्टर बॉन्डिंग का स्टाइल वो अपना क्या, लोन पेयर वाले पूरे इलेक्ट्रॉन्स और हर बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 0 चार्ज आ गया। जबकि कार्बन पे कितना आएगा? -1, यानी वो नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो किसके पास है? कार्बन के हाँ,
This is Lewis dot structure of Cn minus. हो गया बेटा, हटा दें। चलिए देखिए, अब CO2 के लिए ड्रॉ करते हैं। CO2 आप देखो N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? N1 की वैल्यू 16 तुमने निकाली, वेरी गुड। N2 की वैल्यू 24। तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हुए? 4। लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर भी 4 तुमने बोल दिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्या करोगे? बीच में 2 बॉन्ड्स, ये हो गया। लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ये और इसमें सेम मैनर में। फॉर्मल चार्जेस कोई आएंगे? नो। ये हो गया, ड्रॉ कर लो जिसे नहीं आया। गाइस हो गया? अच्छा, एक बात ये बताओ बेटा, अगर मैंने ये किया होता तो क्या प्रॉब्लम थी? या बाई चांस मान लो मुझसे गलती हो गई, है ना, बाई चांस मुझसे गलती हो गई, मैंने ये 4 ऐसे डाल दिए, क्या मैंने नंबर में कोई गलती की? नहीं, सब एकदम ईमानदारी के साथ मैंने 3 + 1 4 मेरे को आता है, तो मैंने ये डाल दिया। बाई चांस यही कर लें तो फिर फॉर्मल चार्ज लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? इसको कितने लोन पेयर दोगे? 1 दोगे। इसको कितने दोगे? 3 दे दोगे, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं। अब जरा फॉर्मल चार्जेस भी दे दो। कोई फॉर्मल चार्ज मिलेगा क्या इसको? +1 आएगा। क्या बात है। इसको कितना मिलेगा? इसको ध्यान से देखो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। -1। भाई नेट फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, अगर प्लस रखा है तो माइनस तो आएगा ही ना, है कि नहीं? तुम्हारा पैसा कम हुआ तो किसी दूसरे का बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये CO2 का एक नया लुईस स्ट्रक्चर आ गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो सकता है आपका पड़ोसी रेड टी शर्ट वाला वो कहता नहीं मेरे को ये नहीं बनाना, मेरे को ये बनाना है, तो वो ये बना देता। आप बोलते क्या बदतमीजी है, तो सेम ही है कि नहीं? सेम ही तो लग रहा है। ये क्या कर रहे हो? कभी ऐसे देखने के बदले इधर से देख लो और कह रहे हो आपकी वो अलग है, ऐसा थोड़ी चलता है। अब ये जो 3 आपने बना रखे लुईस स्ट्रक्चर, ये सोचिए ये कितना, अभी इसमें जैसे तुमसे अगर मैं बोलूं यहां पर कि बेटा ये CO2 को आप ध्यान से देखो और ये बताओ, जैसे बीच वाला तुमने बनाया था उसी को देख के मैं पूछूं कि आप ये बताओ बेटा कि CO2 में ये जो C और O इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी? C डबल बॉन्ड O के बराबर होगी, या C सिंगल बॉन्ड O के बराबर होगी, या C ट्रिपल बॉन्ड O के बराबर होगी? तो क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड O के बराबर होगी, है ना? अब अगर मैं आपको थोड़ा सा भी डेटा एक आइडिया दूं, जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 123 पिकोमीटर। कितनी होती है?
123 पिकोमीटर। और जो सी सिंगल बॉन्ड होती है वो होती है 143 पिकोमीटर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 123 और 143। कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बेटा? ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड एक ही तो वो जो बॉन्ड लेंथ तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आप ये तो ऑब्वियसली जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो 143 है और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 123 है, तो ये कौन सी आनी चाहिए वैल्यू? क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू? क्या आनी चाहिए बेटा? 123 आनी चाहिए, राइट? हाँ, 123 आनी चाहिए। एक्चुअली में जो वैल्यू आती है वो आती है 116। कितनी आती है? 116 आती है, यानी कुछ तो घपला हो गया। इस घपले को हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो नहीं इसकी बात करेंगे। उसको कहते हैं रेजोनेंस। नाम सुना है क्या कभी? फिजिक्स वाला रेजोनेंस नहीं, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस, वो भी सुना है? तो ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। मैंने जानबूझ करके 3-3 बना दिए आपको। तो इसमें ये कहा जाता है कि देयर आर फ्यू कंपाउंड्स, देयर आर सम कंपाउंड्स for which properties cannot be explained by one Lewis structure. अगर आपने ये लुईस स्ट्रक्चर बनाया तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ। प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके हिसाब की जो बॉन्ड लेंथ है वो मैच नहीं कर रही है डेटा से। लेकिन अगर आपने ये 3 स्ट्रक्चर्स कंसीडर कर लिए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंसीडर कर लिए, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो वो जो 3 स्ट्रक्चर्स तुमने बनाए, जो 3 स्ट्रक्चर्स बनाए वो रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो एक ही होगा ना, बट वो बॉन्ड लेंथ मैच नहीं कर रहा है, अपना प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन जो है एक स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है जो हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन अभी आपको मैं क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को जिससे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए तो तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है केवल कि समझ लो कि तुमने खुशी खुशी बनाया। ये तो मैंने तुम्हारी खुशियों में कुछ और डाल, तुम खुश बहुत थे कि हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, फिर मैंने ये बना दिया तो थोड़ी परेशानी हो गई। आप इसको ड्रॉ जरूर कर लो, लिख भी सकते हो रेजोनेंस, बट इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको हटा दें बेटा। चलो ये हो गया। तो बेसिकली हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अब आ गया। तो और कॉम्प्लिकेटेड वाले स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग, जैसे मैंने बोला ना कि हम वो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको ड्रॉ करने से लुईस ने मना कर दिया। लुईस ने मना कर दिया मतलब फेल हो गया, लेकिन हम उनको भी ड्रॉ करेंगे और बोल देंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो हम पहले ये देख लेते हैं लुईस साहब फेल कहां हुए। तो लिखिएगा limitations of Lewis या octet rule, that is better. Limitations of octet rule. Limitations, इसका डिस्कशन हम दोबारा करेंगे सब चीजों का, और रेजोनेंस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। आज थोड़ा लिमिटेशंस पढ़ ले। लिमिटेशंस लिखो या एक्सेप्शंस भी लिख सकते हो, और इसमें पहला लिखिएगा बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अब आप देखो इधर समझ लो बोरॉन, ठीक है, राइट।
अब बोरॉन कह रहा देखो ऐसा है, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, और आजू बाजू टहल रहा था, इधर उधर देख रहा था, आजू बाजू कोई दिख जाए तो बॉन्ड बना ले। लुईस साहब का आदेश आया था कि देखो जिंदा रहना है तुम्हें इस दुनिया में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आओ वैलेंस शेल में। ढूंढ रहा था बेचारा, कोई मिल जाए। फ्लोरीन मिला, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। उसने कहा चलो दोस्ती करते हैं। इसने कहा ठीक है। एक और फ्लोरीन मिला, उसने कहा मेरे साथ भी दोस्ती कर लो। इसने कहा ठीक है। एक और फ्लोरीन मिला, उसने कहा मेरे साथ दोस्ती कर लो। इसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। फ्लोरीन इसके साथ थे, वो खुश थे। कंपाउंड क्या बना? BF3। ठीक है, BF3। अब इसने जब काउंटिंग की तो बोले कुछ गड़बड़ हो गया, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। इसने कहा कि लुईस साहब ने कहा था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में नहीं हुए तो तुम मर जाओगे, यू विल बी अनस्टेबल। ये कह रहा मैं तो जिंदा हूं, आई एग्जिस्ट। तो बताओ कौन फेल हुआ? लुईस। कुछ भी रूल निकाल दे दिया, बोले 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लाओ। वो कह रहा भाई मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, आई एम द फैक्ट, और तुम कह रहे हो तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। वो कह रहा है मैं कुछ भी कर दूं, 8 इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकता शेयरिंग करके। क्यों? क्योंकि मेरे पास खुद की केवल 3 है। 3 अगर मैं पूरा दम भी लगा दूं, तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज करा दूं, तब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ला सकता हूं, और मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। तुम निकलो यहां से, तुम्हारी साइंस गड़बड़ है। ठीक है, सो ये पहला केस है। इसके अलावा जैसे BeH2 ले लो, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, यहां पर आप देख लो। तो यहां पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके लिए पहला पॉइंट लिखो बेटा, लिखिएगा फॉर एटम्स विच हैव less than 4 electrons in outermost shell. For atoms which have less than 4 electrons in outermost shell, ब्रैकेट में लिख देना बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम कॉमा बोरॉन। even if all the outer electrons are used, even if all the outer electrons are used for bonding, an octet cannot be obtained. An octet cannot be obtained. ठीक है, एग्जाम्पल कॉपी कर लो, और इन एग्जाम्पल्स को कहते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कॉपी कर लिया? चल, अब सेकंड नंबर का लिमिटेशन लिखो बेटा। सेकंड लिखिएगा, जिसको आप बोलते हो इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोल सकते हो, या फिर सुपर ऑक्टेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हाइपर वैलेंट। अब फिर से सुनिए उन मॉलिक्यूल्स की कहानी, मेरी जुबानी, जो स्टेबल है, बट लुईस साहब ने उनको कहा तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सुनो, फास्फोरस, उसकी जिंदगी में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना।
5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको बोला गया कि देखो ऐसा बॉन्ड बनाओ नहीं तो निकलो, तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना, या नोबल गैस तो तुम हो नहीं, तो तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाओ कहीं से कुछ 3 और इलेक्ट्रॉन्स का इंतजाम करके लाओ। ये टहल रहा था, इसको 3 Cl दिखाई दिए। उनको भी जिंदगी में कुछ चाहिए था बॉन्ड, उनको भी आदेश आया था 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओ नहीं तो निकलो, बॉन्ड बना लिया। लुईस साहब ने कहा बहुत अच्छा, अब जाओ खुश रहो, PCl3 बन गया। लेकिन फास्फोरस को पता नहीं क्या हुआ, उसने आदेश को वायलेट कर दिया, बोला रुको मैं और भी बॉन्ड्स बनाता हूं, तो और Cl को बुलाया, बोला तुम भी आओ, मतलब तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कह रहा नहीं मैं करके दिखाता हूं, और PCl5 एग्जिस्ट करने लगा, है कि नहीं। इट्स लाइक कि तुम एटीएम में गए मान लीजिए और मशीन में तुमने कार्ड डाला, ऊपर लिखा हुआ था यू कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 50,000 रुपीज, तुमने 25,000 पहले निकाले, फिर 25 निकाले, तुमने कहा चलो रिस्क लेते हैं, भले ही वहां लिखा है 50,000 से ज्यादा मशीन देती नहीं, तुमने डाला 25 और निकला तुमने कार्ड लगातार बार बार डाल रहे हो, बार बार निकल रहा है, पता चला कि दुनिया भर का पैसा तुम्हारे पास आ गया तो रूल्स वायलेट कर दिया, तो लुईस साहब फेल हो गए क्योंकि PCl5 एग्जिस्ट करता है। बात थोड़ी बहुत समझ में आई। और खाली फास्फोरस नहीं, ऐसे बहुत सारे आ गए, सल्फर, बोला मैं तो SF6 बनाऊंगा, बताओ क्या कर लोगे तुम, निकलो यहां से। IF7, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन आई को चाहिए था, उसने कहा ना मैं 7 फ्लोरीन से बॉन्ड नहीं करूंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे, IF7 बना डाला उसने, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लुईस साहब के कई दोस्त होंगे, है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर एक बंदा आया अपना कॉन्सेप्ट लेके, होते ना सपोर्टर, जैसे बोर्ड थियरी में, है ना, एक एक्सटेंशन थियरी पढ़ी थी हमने, सोमरफील्ड एक्सटेंशन थियरी, याद है? उसी तरह से ये आया, बोला ऐसा है तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है, तुम लोग हीरो मत बनो कि तुमने लुईस के रूल को वायलेट कर लिया और कुछ बड़ी बॉन्डिंग कर ली। उसने कहा ऐसा है देखो, जैसे PCl5 है बहुत उछल रहा है, एक्चुअली में PCl5 ने किया क्या, वो कह रहा है कि इसने जो है 3 Cl के साथ तो पूरी बॉन्डिंग की, 3 Cl के साथ इसने पूरी बॉन्डिंग की, 3 Cl के साथ इसने पूरी बॉन्डिंग की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग की, और 2 Cl के साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्डिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्डिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन ही उनके बीच में प्रेजेंट है। इस तरह से ये जो फास्फोरस है इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सेंट्रल एटम जो है कैन नॉट एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। और उसको उसने कैसे शो किया, उसने बोला कि ये जो बॉन्डिंग है इसको सिंगलेट लिंकेज कहते हैं, इसको सिंगलेट बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि PCl5 में 3 बॉन्ड्स एक जैसे हैं और 2 बॉन्ड्स अलग हैं। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए इनकी स्ट्रेंथ कम है, और एक्सपेरिमेंटली चेक किया, जब PCl5 को हीट किया तो वो डिसोसिएट हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में। साइंस है, कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया और फैक्ट भी यहां पर आ गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये इस तरह से इन्होंने ही ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये जो सुपर ऑक्टेट वाला है वो एक्चुअली में सुपर ऑक्टेट नहीं है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अगर तुमने लुईस की बेसिस पे सोचा तो सुपर ऑक्टेट नजर आएगा, लेकिन अगर ये सगडेंस कॉन्सेप्ट देखा आपने तो अभी वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई क्या बेटा?
तो आप एक काम करो, नोट लिखो और फिर ये बाकी चीजें भी मैं लिखाता हूं। बोला जाए, Yes, sir. लिखिएगा, एनी कंपाउंड with more than 4 covalent any compound with more than 4 covalent bonds, more than 4 covalent bonds, ब्रैकेट में लिखना having one central atom only। ऐसा नहीं होना चाहिए कई सारे सेंट्रल एटम है और फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल बॉन्ड्स आप काउंट करो, नो नो, एक ही सेंट्रल एटम होना चाहिए। मस्ट ब्रेक द ऑक्टेट रूल, must break the octet rule। यहां लिख दीजिएगा, as per the octet rule PCl3 should exist, not PCl5। as per octet rule PCl3 should exist, not PCl5। To explain this abnormality, a concept came into picture called Sugden's concept of singlet linkage। A concept came, that is Sugden's concept of singlet linkage। Singlet linkage. According to this concept, the maximum number of, according to this concept, the maximum number of electrons, the maximum number of electrons in the outermost shell, maximum number of electrons in the outermost shell, in any atom, outermost shell in any atom cannot exceed, in any atom cannot exceed 8. In PCl5, SF6 and IF7, in PCl5, SF6 and IF7, the central atom is linked to, some of the combining atoms. Central atom is linked to some of the combining atoms by single electron bond. By single electron bond, underline this point, single electron bond called singlet linkage, while other atoms are linked by normal 2 electron bonds. Normal 2 electron bond. Singlet linkages are represented by half arrow. Singlet linkages are represented by half arrow. ठीक है, ये चीज अब इसको आप कॉपी कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना।
इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है बेटा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। वो खाली कहने के लिए, वो बॉन्डिंग करते समय केवल डिफरेंस नजर आता है। तुमने देखा होगा हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात ही नहीं की, क्योंकि ये मानता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बदले फॉर्मल चार्जेस लगाता है। अगर मान लीजिए कभी बॉन्डिंग की जरूरत हुई, फॉर्मल चार्ज लगाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। चलो ये हो गया, हटा दें। सबने लिख लिया बेटा? अब यहां पर एक तीसरा लिमिटेशन में लिखिएगा बेटा। थर्ड यहां लिमिटेशन में डालिएगा, ऑक्टेट रूल डज नॉट वर्क, octet rule does not work in molecules which have odd electrons, odd electrons। जैसे मान लो NO ले लो, जैसे मान लो NO2 ले लो, जैसे मान लो ClO2 ले लो, ठीक है ना। अगर हम रूल वाइज जाएं, रूल वाइज N1 N2 वगैरह निकालें, तो जैसे मैं तुमसे पूछूं बेटा यहां पर N1 की वैल्यू बताओ, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? यहाँ पर अरे 6 + 6 + 5 तुम लोग को साइंस नहीं आती है कि मैथ्स नहीं आती है? दोनों नहीं आती है ना। सही है। चलो 17 है, ये N1 है। अब N2 कितना होगा? 24। अच्छा, तुम अगर कोवेलेंट बॉन्ड निकालने को ट्राई करोगे, फ्रैक्शन आएगा, नहीं लग रहा है? यानी कि कुछ तो घपला हो गया, हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर बाई चांस कोशिश भी करते हैं ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए किसी तरह से दमखम लगा करके तुमने ऐसा बनाया, तो यहां पर मान लो ऐसा तुमने ये बना दिया है ना, यहां पर ये बना दिया। अब यहां पर देखो कितने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? माइनस चार्ज तो आएगा ही आएगा, राइट ना। अब यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा नाइट्रोजन के? यहां से देखो ना, 2 4 6 आ गए। इसको चाहिए कितने थे? 8। लेकिन वो है ही नहीं ना, इसके पास तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, समझे ना। एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस चार्ज आ गया। ये स्ट्रक्चर बना तो सकते हैं हम, मैंने बोला था ना हम वो भी बनाएंगे जो लुईस भी नहीं बना पा रहा था, तो हमने बना दिया है इसको। लेकिन जो रूल है वो कहता था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में भी ये रूल वैलिड नहीं है, बस इतना करके लिखना है। NO के लिए भी आप दिखाना चाहोगे तो ऐसे ही दिखा दो आप। यहां पर आपने दिखा दिया, ऑक्सीजन तो ठीक है, इसका प्रॉब्लम हो गया। बात समझ में आई बेटा? यहां पर प्रॉब्लम हो गया। ClO2 में भी इसी तरह से दिखा सकते हो, ClO2 में भी आप इसी तरह से दिखा सकते हो। तो ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, आप इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा।
Cl में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और तुमने 1 2 3 4 बॉन्डिंग में 4 भेज दिया, यानी 3 बच गए ना, तो एक लोन पेयर भी बेटा यहां दिखा दो, है ना। बाद में इस तरह से क्विक पेयर में भी हम ड्रॉ करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में वही करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने अभी बोला ना 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये काउंटिंग करके बना दिया। इसमें तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 1 2 3, 3 इधर चले गए और एक प्लस दिखा रहे हो तो 4 बच गए, 4 में से अब यहाँ पर 3 गए तो 1 यहाँ पर दिखा दिया, दैट्स इट। इसी तरह इसके लिए भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने केवल ये दिखाया कि भाई जहां पर भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके डाइमराइजेशन का भी करेंगे बेटा, कि जो NO2 है वो N2O4 में एग्जिस्ट करने लगता है, इसकी बात करेंगे। NO के डाइमराइजेशन की करेंगे, ClO2 डाइमराइज नहीं करता है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिमिटेशन लिखो बेटा। अब आप सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा लोइस साहब को, है ना। कैसा धक्का वो सुनो। होता क्या है बेटा कई बार कि आप जिनके भरोसे पे कुछ काम करते हो वही निकल लिए, ठीक है ना। कि जो है मान लीजिए कि स्कूल में पेरेंट्स को बुलाना था और मार्क्स कम आए थे, तुमने किसी कलाकार को बुला लिया कि चलो भाई मेरे स्कूल में तुम्हें चलना है, एक्टिंग थोड़ी सी करनी है पापा की। लास्ट मोमेंट पे वो निकल लिया, तो अब तुम्हारा क्या होगा, है ना। तुम्हारी तो पूरी साइंस उसी पर बेस्ड थी। लुइस साहब की साइंस किस पर बेस्ड थी, याद है क्या? नोबल गैसेस पे। कि नोबल गैसेस होता है ना, कि मतलब पापा जी तुमको रोज दिन रात कह रहे हैं शर्मा जी के बेटे को देखो कितनी बढ़िया पढ़ाई करता है, कितना स्कोर कर रहा है, शर्मा जी के बेटे को तुम दिन रात शर्मा जी का शर्मा जी का शर्मा जी का बेटा सुन सुन करके 2 साल तुमने शर्मा जी के बेटे को नाम सुना। अब बाद पता चला तुम्हारा सिलेक्शन होगा, शर्मा जी का बेटा फेल हो गया। क्या तुम समझ पा रहे हो? कहानी बदल गई। तो नोबल गैसेस पर बेस्ड था ऑक्टेट रूल, कि नोबल गैसेस इनर्ट हैं, देखो नोबल गैसेस इनर्ट है, तुम भी नोबल गैसेस जैसे बन जाओ। सारे एटम्स नोबल गैसेस बनने के चक्कर में लग गए, नोबल गैसेस ही रिएक्शन करने लगे। बोले हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए, सब रिएक्शन कर रहे हैं, हम क्यों इनर्ट रहे। तो उन्होंने कहा लो जेनॉन, जेनॉन फ्लोराइड, HCF2, HCF4, HCF6, HCO2F2, ये KrF2, ये सब भर भर के कंपाउंड्स आ गए। अब बताइए कौन रो रहा था? लुइस साहब। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा ऑक्टेट रूल was based on chemical inertness of noble gases. Octet rule was based on chemical inertness of noble gases. But some noble gases, xenon, krypton, सम नोबल गैसेस, बाकी तो नहीं प्रोडक्ट इस तरह से कंपाउंड मिलते हैं, जेनॉन और क्रिप्टन के ही आइसोलेट किए हमने। सम नोबल गैसेस, xenon and krypton, also combined with O2 and F2, also combined with O2 and F2 to form a number of O2 and F2, oxygen and fluorine, to form number of compounds like सामने जो लिखे HCF2, HCF4, HCF6, KrF2, etc. नोट कर लिया बेटा? अब एक लास्ट पॉइंट आधे सेकंड का और लिख लो,
कि इट डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, द थियरी डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे चल करके हम अलग अलग थियरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना, शेप्स निकालने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने सिलेबस में, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके भी चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक में, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमने रेजोनेंस वाला लिया था ना, एक CO2 का। उसी तरह से ओजोन मॉलिक्यूल है, उसकी भी बात करेंगे। वहां पर भी जब लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए हमको, वो एक्चुअली में नहीं मिलती है। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली अलग जो मिलती है, जो एक्चुअल है वो अलग है, और जो थ्योरेटिकली मिल रही है वो अलग है। तो प्रॉपर्टीज लूज स्ट्रक्चर से हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी एक लूज स्ट्रक्चर से, तो हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। अभी आप रेस्ट करो, ठीक है? Yes, no. चलो।